चलें जी, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और एक ख़बर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन अरकान के लिए गुलबर्ग का निजी होटल बुक कराने का ये मामला था। अरकान को होटल में ठहराने का कितना खर्चा आया, ARY न्यूज़ ने पता लगा लिया है। गुलबर्ग के निजी होटल में 149 कमरे बुक कराए गए थे। होटल के कमरे फैसल सैफ खोखर के नाम पर बुक किए गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान का 5 रोज़ का खर्चा तकरीबन 55 लाख रुपए से ज़ायद है। होटल बुक करवाने वालों की जानिब से तकरीबन 20 लाख रुपए जमा कराया गया। अरकान ने चेक आउट कर लिया, बाकी अदायगी खुद इंतज़ामिया वसूल करेगी। तो आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान जो कि गुलबर्ग होटल में ठहरे हुए थे, उनका कितना खर्चा आया है, ARY न्यूज़ ने इसका पता लगा लिया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपका बाकायदा तौर पर खैर मकदम है, क्योंकि इससे पहले खैर मकदम कहने का आपको मौका नहीं मिला। हाँ जी, हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन अब यह है कि आपको बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर खैर मकदम कहते हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपके रोज़े तमाम तर सियासी गर्मा गर्मी में, तमाम तर जो माहौल इस वक्त क्रिएट हुआ है, जिस पर हम फोकस किसी और चीज़ पर नहीं कर पा रहे, उधर ही तमाम तर नजरें। तो आई होप कि यू गाइज आर डूइंग वेल। कैसे इतनी गर्मी पड़ी, आज का रोज़ा कैसे ठंडा हो सकता है? आज जुमे का रोज़ा इंतहाई सख्त जी 42 तक दर्जा हरारत पहुंच रहा है और समंदरी हवाएं भी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, जुमे की तरफ जाते हुए चक्कर शदीद किस्म के, और आज प्यास से जो गला सूख रहना, उससे रोज़े में जो प्यास की शिद्दत का एहसास शदीद हो रहा है। बिल्कुल, और ऐसे ही है। लेकिन आप लोगों ने भाई बात यह है कि इस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो गर्मी से मेडिकल रीजंस की बुनियाद पे काफी लोग जो हैं एग्जेम्प्टेड हैं कि वो रोजा ना रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और जो रोजे रख रहे हैं तो भाई वो सहर व अफ्तार में एहतियात कीजिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को, दही का इस्तेमाल ज्यादा करें, लस्सी वगैरह पिएं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनसे जितना बच सकें बचें। हाँ जी, तली हुई सब्जियां, तले हुए जो पकवान है वो मत खाएं, क्योंकि नहीं सब्जियां भी क्यों, तली हुई सब्जियां नहीं होती, बैंगन ही लोग फ्राई करके खाते हैं, आलू फ्राई करके नहीं खाते, ये सब्जियां नहीं है क्या? आप कहें ना खाएं, ना खाएं, मैंने यही कहा है, ना खाएं तली हुई सब्जियां, उबली हुई सब्जियां खाएं ताकि आपसे खाई ना जाए और फिर आगे आप इनको पानी पिए, जितना हो सकता है जो हाइड्रेटेड रखते हैं आपको चीजें, उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। हाँ जी, सूंघें रोजाना। भाई आप यकीन कीजिए, कल मैं 1:30 से 2 बजे की रात के 1:30 से 2 बजे मैं आपकी किस्सा सुन रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 रुपए दर्जन केले, 160 रुपए दर्जन किलो खरबूजे की नस्ल का, वो जो हनी ड्रू जिसे कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदा का वास्ता है, हर चीज जो है वो हुक्मरानों पे ना डालें। आपने खुद भी मुनाफाखोरी जो है वो बहुत कर छोड़ी है। दिस इज टू मच, दिस इज़ टू मच नहीं, दिस इज़ 3 मच हो चुका है अब। चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जनाब अब हम बात करने लगे हैं कि अगर आप मेहनत करें तो वो कभी भी रायगा नहीं जाती। यानी अगर आप अपनी नीयत भी अच्छी रखें और उसके साथ मेहनत भी करना शुरू कर दें तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। उसकी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोग जो इंस्पिरेशन बनते हैं मुआशरे के लिए, और ऐसे लोग जो हमारे लिए मोटिवेशन, बहुत शुक्रिया, नहीं आपको नहीं मैं रख रही, ऐसे लोग जो वाकई हकीकतन हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, वो उनको आगे रखा जाए ताकि उनसे देखकर हम सीखें और आगे बढ़ें। तो जनाब लाहौर के एक सब इंस्पेक्टर हैं राना अहमद हफीज़, जिन्होंने दौरान मुलाजमत अपनी ड्यूटी भी की और CSS की तैयारी करके पहली ही अटेम्प्ट में पास भी कर लिया। वो आजकल पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट में बतौर ऑफिसर तैनात भी हैं। अब आप चेक करेंगे कितनी मुश्किल रूटीन होती होगी कि आप काम भी कर रहे हो, उसमें से अपने टाइम निकाल के, क्योंकि ये कहा जाता है कि CSS के लिए 18-20 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं पहली या दूसरी अटेम्प्ट में इंसान पास करता है। कुछ लोग तो बेचारे तीसरी अटेम्प्ट में भी पास नहीं कर पाते, और कुछ लोग 5-6 अटेम्प्ट में कर पाते हैं। नहीं, 3 अटेम्प्ट, वो फिर CSS की भी होती है, फिर फेडरल और PCS भी होती है, इस तरह के डिफरेंट हैं। अच्छा, तो ये इनका तरीकेकार मैं वही देख रहा था इसके अंदर, हमारी स्टोरी जो हमारे पास है कि भाई रात को देर तक जागते थे और CSS की तैयारी करते थे, सुबह में जॉब करते थे। और इस वक्त राना अहमद हफीज़ बतौर सब इंस्पेक्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, अब से कुछ देर पहले जो PSL के मैचेस कुछ दिनों पहले जो हो रहे थे, वहाँ पर भी उनको ये न्यूज़ मिली, कैसा उनको उन्होंने कैसा फील किया होगा, उन्हीं से बल्कि जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। राना मोहम्मद हफीज़ साहब, सबसे पहले आपको शाम रमज़ान में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये कहिएगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि पुलिस आपने कब ज्वाइन की थी? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट किया।
पुलिस मैंने 2017 में ज्वाइन की। जैसे हर ग्रेजुएट की ख्वाहिश होती है कि डिग्री के बाद वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल करे, तो अल्लाह ने मुझे डिग्री के बाद अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी 2-3, लेकिन मैंने पुलिस को बाय चॉइस अवेल किया, क्योंकि मैं समझता था कि जो माशरे में स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो थाना कल्चर के हवाले से जो लोगों की परसेप्शन है, जो फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो मसाइल हैं, तो मैं अपना रोल प्ले कर सकूँ टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस थाना कल्चर और टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो मैंने इसलिए पुलिस बाय चॉइस ज्वाइन की। अच्छा, पुलिस का आपने चुनाव किया, लेकिन वो ड्यूटी आसान नहीं होती, बड़ी सख्त ड्यूटी होती है। तो उसके साथ साथ फिर CSS की तैयारी, इतनी देर तक पढ़ना, सारा कुछ कैसे मैनेज करते थे? वक्त कैसे निकाला आपने? ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप कैसे जॉब के साथ टाइम निकाल लेते हैं, और पुलिस की जॉब के साथ तो टाइम निकालना बज़ाहिर डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप सच्चे दिल से आपका कोई एम है, उसके लिए आप कोशिश करते हो, एफ़र्ट करते हो, तो अल्लाह आपके लिए रास्ते ख़ुद ब खुद बनाते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं। कुरान पाक में भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मैंने भी कोशिश की, अल्लाह ने रास्ते बनाए, लोगों ने साथ दिया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा राना मोहम्मद हफीज़, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये हम इसमें मेंशन भी है कि आप PSL मैचेस में ड्यूटी दे रहे थे, जब आपका रिजल्ट आया वहाँ पर आपको ये न्यूज़ मिली, आपके जज्बात कैसे थे? किसने आपको ये खबर सुनाई आकर? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब फाइनल रिज़ल्ट आया तब मैं PSL की ड्यूटी पे मौजूद था और मेरे साथ कांस्टेबल्स थे, और मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये इधर सेलेक्ट हो गए हैं। ऐसे तो जो उनसे जज्बात हैं, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस द इमोशंस जो मैंने तब फील किए। तो मैंने अपने कांस्टेबल्स को बताया, मैंने फिर अपने घर फ़ोन किया, और फिर मैंने अपने वो तमाम दोस्तों को बताया जिन्होंने मेरी इस सारी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। तो जज्बात तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया और मुझे चुना इस काबिल कि मैं आज CSS ऑफिसर हूँ। अच्छा, कामयाबी तो इंसान अपनी मेहनत हासिल करता है, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। तो आपकी ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, उसमें आपको तो क्रेडिट जाता है, लेकिन और कौन कौन लोग आपके साथ थे? मैं ये क्वेश्चन का जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि कामयाबी में एक बंदे का रोल नहीं होता, मुख्तलिफ आपके सबसे पहले तो मेरे माँ बाप की दुआएं थीं, दूसरे नंबर पे मेरे टीचर्स का रोल था, और तीसरे नंबर पे मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मेरे सक्सेस के पीछे बहुत से लोगों का रोल था। तो मैं अपनी कामयाबी का क्रेडिट माँ बाप को, अपने उस्ताद को और अपने दोस्तों को देना चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। CSS ऑफिसर राना मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अशफाक, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी कंपनी अच्छी होना, मस्बत लोगों के साथ आपका उठना बैठना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि पेरेंट्स तो हर हाल में साथ देते ही हैं, वो चाहते हैं कि औलाद आगे बढ़े, लेकिन ऐसे दोस्त होना जो आपके लिए आपको मोटिवेट रखें, जो आपको बताएं कि हाँ ये तुम कर सकते हो, इस तरह के दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका हल्का अहबाब जो है उसको मुख्तसर बेशक रखिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि वाकई आपके साथ लॉयल है या ट्रू फ्रेंड। ज़ाहिर है उसी वजह से आप जाने जाते हो, अपनी कंपनी की वजह से। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं रोज़े के हवाले से। अब तकरीबन 5:15 होने वाले हैं और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टाइम रह गया इफ्तार में, लेकिन जब हम रोज़ा रखना शुरू हो रहे हैं, अभी हमारी जो जिस्म है वो यूज़ टू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आदत अपने आप को डाल रहे हैं। इतना जो टाइम होता है उतना भूखा रहने की, खाली पेट रहने की, और उसके अंदर आपको आदत पड़ती है, लेकिन बड़ा असर पड़ता है उसके अंदर। आप ये देखें कि जब 6 से 7 घंटे होते हैं, उसके अंदर जो खुराक होती है वो हज़म हो जाती है, उसके बाद फिर आपको असरात होते हैं, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर डिहाइड्रेशन की एक फीलिंग, फटीग की एक फीलिंग होती है, आप लोग चिड़चिड़ापन देते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया है, हाँ, हम ये नहीं देखते कि इसके फ़वाइद क्या हैं। हमने कभी ये जानने की कोशिश भी शायद ना की हो, हालांकि अब तो हम देखते हैं कि हर टेलीविज़न में, बल्कि आप ब्लॉग्स खोल लें डिफरेंट किस्म के, सोशल मीडिया पर भी आपको मिलेंगे कि इसके कितने फ़वाइद हैं। हम वो जानने की कोशिश नहीं करते, हम ये सिर्फ कह देते हैं बच्चा अगर 10-12 साल का भी हो ना, तो हम कहते हैं नहीं इसको अभी छोटा है, अभी इसको रोज़ा नहीं रखवाना, कमज़ोर हो जाएगा। और अगर हमारे घर में थोड़ा सा भी कोई बंदे को थोड़ी सी कोई बीमारी है, हल्की फुल्की भी बीमारी हो, तो हम कहते हैं नहीं रोज़ा नहीं रखवाना, ये मज़ीद बीमार हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है इसके कितने फ़वाइद हैं। आज हम यही फ़वाइद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैमिली फिजिशियन डॉक्टर उस्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शाम रमज़ान में आपने वक्त निकाला।
तो ये कहिएगा, अब रोज़ा जो हमने जिस तरह से कहा कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद अब हम लो हो जाएंगे मज़ीद, या हम डाउन फील करेंगे, या फिर थकावट फील होगी, या कमज़ोर हो जाएंगे। ये मिसकंसेप्शन कैसे इसको दूर किया जाए? बिल्कुल ये मिसकॉन्सेप्शन है। अगर रोज़े के फ़वाइद के बारे में हम लोगों को पता चल जाए ना, तो मेरे ख्याल से हम कभी छोड़े नहीं रोज़े। और दूसरा ये है कि हम तो बहैसियत मुसलमान हम पे ये फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ समझ के रखते हैं और रखने भी चाहिए, लेकिन इसको साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, जिसके वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ हम जा रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। आप ये सोचें, रोज़े की हालत में ये लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलना नहीं था, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं कि ये 18 मतलब ये घंटे साइंस पेट को ने, खाली अब रखना। उसको देखिए वो साइंस भी इस बात को मान गई है जो हम पे ये फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह ताला ने हमारी चीज़ को, जिस्म को बड़ा इस तरह से किया है कि हम उसको हमें फ़ायदे ही पहुँचाए। हर चीज़ जो भी फ़र्ज़ की वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, बेसिक फ़ायदे क्या है? देखिए, अगर हम जो रोज़े रखते हैं, एक तो ये है कि हमारे दिल हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। वो कैसे कम हो जाते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। इसी तरह से ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, ये वेट में आपकी कमी लेके आता है। ये सारे फैक्टर्स हैं उनके लिए भी। देखिए, डायबिटीज़ अगर एक ये जो चीज़ है, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जिसको हम कह रहे हैं, उसका मतलब है इंसुलिन हमारी बॉडी में मौजूद है लेकिन हमारे सेल उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। और डायबिटीज़ का मतलब है इंसुलिन ही नहीं है जो कि उसको सेल वो यूज़ करे, वो एक अलग चीज़ चली जाती है। लेकिन जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसके लिए बड़ा अच्छा है कि हम रोज़ा रख के हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अच्छा। ठीक है, वेट में कमी आती है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनको ये बैलेंस करता है। मैं उसी की तरफ आई थी कि हमने दिन भर ये प्रैक्टिस की और हमने अफ्तारी और रोज़ा जो किया वो हमने जंक फूड पे खा लिया, यानी कि जो हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया वो सब हमने ख़राब कर दिया रोज़े के टाइम पे। बिल्कुल, जब हमने किया तो वो एक अल्लाह ताला ने जो प्रैक्टिस रखी है ना, उसका एक मकसद है हम सादगी को अपनाएं और जो हम करें एक रोज़े फ़र्ज़ की तरह ही हम उसको चलाएं जैसे होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, एहतमाम करते हैं, इबादत के बजाय हम तली हुई चीज़ें, पकोड़े, जिससे ब्लोटिंग भी होती है, आपकी जो है वो दिन भर तबीयत भी बोझल रहती है। तो हमें सादी जैसे कोई इख्तियार करें सहरी में भी और अफ्तारी। अच्छा, एक और चीज़ है, जिस तरह से अब रमज़ान का महीना आता है, मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें सबसे, आप भी समझती हैं कि वाकई बड़ी आराम से, बड़े सुकून से आप ऐसी रूटीन बना सकते हैं कि आपका वेट कम करना चाहते हैं। लोग तो इफ्तारी पे टूट पड़ते हैं अक्सर, उल्टा वजन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? हम जंक फूड खा रहे हैं, हम फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हालांकि रमज़ान में भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। सबसे अच्छा टाइम ये कि आप रोज़े से पहले या रोज़ा अफ्तार करने के 2 घंटे के बाद हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा, रोज़े से पहले पता चले कहीं किसी पार्क में पड़ा हुआ मिले? नहीं, रोज़े से पहले का मतलब ये है कि हमारा कराची में रोज़ा अफ्तार हो रहा है 7 बजे, तो आप 6:15-6 बजे कर लें ताकि आप उसके बाद जब आप फारिग होके आएँ और हल्की फुल्की, फिर कोई घसीट के लेके नहीं, या फिर जो करना है ना एक्सरसाइज, वो ऐसी करनी है बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज ही करनी कि आप में बहुत पसीना जा रहा है, ये कर रहा है, ऐसी जो आपको तवानाई दे, और उसके बाद आप रोज़ा अफ्तार कर लें। और रोज़ा अफ्तार करें तो उसमें चीज़ों का चुनाव बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अभी आज सख्त गर्मी है। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब इफ्तार करें तो उसके अंदर कितना हमें एतदाल से काम लेना है, ये प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी चीज़ खाने के, लाइट स्नैक खाने के तकरीबन 90 मिनट बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पर किस हद तक हम लोगों को गाइड कर सकते हैं कि वो ऐसा करें? क्योंकि यहाँ पर तो ये आलम होता है कि मगरिब की नमाज में रुकू की हालत में जाएं तो सब कुछ बाहर आने की वो होती है, जिस तरह से देखिए ये तो हमारा दीन भी कहता है हम इतना खाना चाहिए कि हमारा पेट का एक हिस्सा खाली रहे ना। तो अब एकदम हम तकरीबन 14 घंटे का फास्ट कर रहे हैं और हमने इतना खा लिया, तो जाहिर सी बात है हमारी वो एक गट को आराम मिला हुआ था, तो एकदम से एंजाइम्स रिलीज नहीं होते जिसको डाइजेस्ट करें। तो आपने पोर्शंस में ही खाएं, थोड़ा खाएं। जैसे आपने एक स्मूदी बड़ी अच्छी है, स्मूदी और खजूर से आपने रोज़ा अफ्तार किया, उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, फिर थोड़ा सा आपने खाना खा लिया, डायरेक्ट खाने की तरफ जाएं। या अगर आप उसको खाना नहीं खाना चाह रहे तो कोई लाइट स्नैक में ले सकते हैं, लेकिन फ्राइड आइटम को। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अब हमने रोज़ा अफ्तार किया, उसके 2 घंटे के बाद, आपने पहले भी मेंशन किया, 2 घंटे के बाद हम वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, एक और चीज़, पानी का इस्तेमाल, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो दिन भर जब प्यासे रहते हैं, रोज़ा खोलते हैं तो पानी पे पानी पी जाते हैं, उसके बाद बड़ी अजीब सी तबीयत हो जाती है, बोझलपन, और आप हैवीनेस फील करते हैं। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि पानी जो है हम पिएं भी, हमारी डिहाइड्रेशन भी दूर हो जाए
लेकिन एकदम से ठूसे भी ना पानी को। हाँ, अब ये है कि एकदम से आपने 3-4 गिलास पानी नहीं पिया, रोज़ा हो गया। आपके पास रोज़ा से लेकर सहरी तक के तकरीबन हमारे पास 7 से 8 घंटे तो होते हैं। हर घंटे में कुछ लोग नहीं सहरी तक जागते ना, नहीं, आप जैसे आधे घंटे के बाद 1-1 गिलास पानी पी सकते हैं। अच्छा, आप एक जैसे बहुत गर्मी पड़ी है, हम ORS भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ताकि हमारी जो नमकियात ज़ाया हुई है उसके अंदर भी शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। नहीं, तो आप सिकंजवीन बना लें। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो सिकंजवीन कर सकते हैं। ये आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि लीमू की कीमतें जो है ना इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, अलॉन्ग विद द अदर फ्रूट्स। तो चलिए जी, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर मसाहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रमज़ान में किस तरह से सेहत का ख्याल करना है। अभी हम लिए चलते हैं आपको बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से मुखातिब हैं। एक सिविलियन हुकूमत ने आइन को तोड़ने की कोशिश की है। इमरान नियाज़ी साहब का 3 अप्रैल का जो कदम है वो जनरल मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 के एमरजेंसी लगाने वाले कदम का हम पल्ला था। ये किसी भी सिविलियन के लिए एक ऐसा धब्बा है कि जिसको वो शायद कभी धो ना सके और तारीख़ को जवाब ना दे सके। बदकिस्मती ये है कि आज इमरान नियाज़ी साहब अपनी हट दर्मी से, अपनी अनापरस्ती से, अपनी खुद फरेबी और ख़ुद नुमाइश से इतने गिरफ्त में आ चुके हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के कौमी इदारों को सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। मैं नहायत दर्दमंदी से इमरान नियाज़ी साहब और PTI के वोटर्स से अपील करूंगा कि आज आपकी हुकूमत के 4 साल के बाद जो मईशत का हाल है वो सबके सामने है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 191 रुपये अबूर कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ उसे इस्तेहकाम हासिल हुआ है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उम्मीद दी है 400-450 पॉइंट, फिर 700 पॉइंट फिर उठ गई है वो। इसी तरह मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड हर शख्स पुरुमीद हुआ है पहली दफ़ा। इस उम्मीद को और इस रिकवरी को दोबारा क्रैश करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। इमरान नियाज़ी साहब, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो कौम आपसे तवक्को रखती है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे। एक ज़िद्दी, अनापरस्त और बिगड़े हुए बच्चे की तरह मज़ीद मुल्क का बंदोबस्त, आइन, जमहूरियत ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ की तकरार और पॉलिसी ने आपको भी तबाह किया है और मुल्क की मईशत और जमहूरियत को भी तबाह किया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बहुत वाज़ेह है कि कल वही इजलास उसी जगह पर होगा जहां पर उसे 3 अप्रैल को तोड़ा गया था। गोया कि अब कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली का तमाम स्टाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के रोशनी में पुरअमन और किसी इंटरप्शन के बगैर वोटिंग कराएगा ताकि पाकिस्तान के कौमी असम्बली में मुंतखब नुमाइंदे अपनी अक्सरियत का इजहार कर सकें और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है, वोट का अमल मुकम्मल हो। और जब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसके फ़ौरी बाद लीडर ऑफ हाउस का शेड्यूल जारी करके उसका इंतखाब अमल में लाया जाए ताकि पाकिस्तान को इन मुआशी बहरानों से निकालने के लिए जो आज इस मुल्क पर विरसे में छोड़ के जाए जा रहे हैं, सब मिलकर अपनी कोशिश करें। और इमरान खान साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो
अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से कबूल करेंगे, जमहूरी अंदाज में कबूल करेंगे, एक खिलाड़ी की हैसियत में कबूल करेंगे और वो बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप नई हुकूमत के साथ कायम रखेंगे और नई हुकूमत उनको बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन उनका जमहूरी मुकाम देगी और कोशिश करेगी कि अपोजिशन के साथ मिलकर हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडास पे काम करें। हमारी सियासत जुदा जुदा हो सकती है, हमारे सियासी नज़रियात जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन हम सब की शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। जहाँ पाकिस्तान की बात है उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है मुस्लिम लीग नून कौन है, पीटीआई कौन है या किसी और जमात से कौन है, हम सब अव्वल पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत मज़ीद जाते हुए मुल्क के अंदर बिगाड़ नहीं पैदा करेगी और जो पीटीआई इस वक्त अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, इमरान नियाज़ी साहब मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी नोटिस लेंगे। न सिर्फ ये कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं बल्कि हमारे दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ भी एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। हमें इस मुल्क को अगर इन मुश्किलात से निकालना है तो तमाम कौमी इदारों का एहतराम वाजिब है और आइन को सब ने तस्लीम करना है, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करना है और इसी जज्बे के साथ नई हुकूमत आके अपने मिशन को जो उसने कौम से वादा किया है आगे बढ़ाएगी। ये एक पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है, एक कौमी जिरगा है जिसमें तमाम जमहूरी। चलें जी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, स्टोरीज और भी हैं जो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। चलें एक बार फिर से खुश आमदीद शाम रमज़ान में। अब आप बोलें। रमज़ान ये है शाम रमज़ान, ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे। लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि सियासी माहौल से मुतालिक, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उसमें वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। देखिए, पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने वज़ीर आज़म के फैसलों पर एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि वज़ीर आज़म साहब आप जो हुक्म करेंगे हम आपके साथ होंगे। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से मौजूदा सूरत हाल में मुताबिक जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उन पर भी सवालात किए हैं। ये भी पूछा गया कि क्या इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस वक्त ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ जो है उसे अचकन नहीं पहनने दूंगा, ये बात मेरी आप नोट कर लें। साथ ही उन्होंने अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जो सवालात पूछे गए उनके जवाब भी दिए। साथ ही ये भी बताया कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे देने का मतलब ये होगा कि जो साजिश है, बैरूनी साजिश, उसे कामयाब बना दिया जाए, ये उसी के मुताबिक समझा जाएगा और किसी सूरत हुकूमत गिराने की साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हलकों में जाएं, अपने लोगों को इस साजिश से आगाह करें। साथ ही वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी गई कि आप अवामी सतह पर बाहर निकलें, जलसे जुलूस करें और लोगों को खुद भी इस बारे में एक बयानिए के तौर पर बताया जाए। तो ये आज का पूरा अहवाल था। मेरी कुछ लोगों से भी बातचीत हुई कि क्या इज्तिमाई इस्तीफे के हवाले से आज के इजलास में कोई फैसला किया गया, तो अरकान ने बताया कि इस हवाले से आज के दिन कोई फैसला नहीं किया गया। ना वज़ीर आज़म ने इस्तीफा लेने के हवाले से कहा और ना ही दीगर अराकीन की जानिब से इस्तीफे पेश किए गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। यहाँ पर एक अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने जो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एक तहकीकाती कमीशन बनाया जा रहा था उसकी सरबराही से माजरत कर ली है और ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर हुकूमत से माजरत की है। हुकूमत ने तारिक खान को धमकी आमेज़ मरासले के तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने इस तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है और ऐसा उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर किया है। चलें जनाब, अब कुछ बात करते हैं। इफ्तार का वक्त जैसे करीब आ रहा है तो इफ्तार के लिए दस्तरखान भी सज रहा होता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे दस्तरखान का वो क्या होता है? क्या होता है? खजूर जी, यानी कि जिसको इनिशियली देखा जाता है, एक उठाई जाती है, खाई जाती है, फिर भूल जाए, फिर रोज़ा खोल दिया जाता है, उसके बाद सेरेमोनियल काम हो गया।
उसके बाद मुड़ के कोई नहीं देखता उसको। हालांकि सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा है। और ये कहा जाता है कि अगर आपने इफ्तार में एक खजूर खा लिया और ऊपर से एक गिलास पानी भी पी लिया ना, वो आपके लिए सफिशिएंट है पूरा दिन। जो 15-20 पकौड़ों के अलावा पूरे 2-3 समोसे वो पूरे दिन के मील के बराबर है। आप ये देखें कि उसमें कितनी। फिर आज आप इफ्तार कर रही हैं यहाँ पर, तो मैं मॉनिटर करता हूँ कि सिर्फ एक खजूर किस हद तक आपके लिए काफ़ी है। अच्छा चले ठीक है। अच्छा तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में अनवाउ इकसाम की जो खजूरें हैं वो पाई जाती हैं। कोयटा की खजूर की क्या ख़ास बात है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला मक्सी। जी अब्दुल्ला। जी माह सयाम में खजूरों की जो मांग है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। कोयटा में इस टाइम जो मार्केटें हैं खजूर के, वहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो इस टाइम भी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। मेरे क़ाब में देख सकते हैं खजूर का दुकान है जहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के जो खजूर हैं मौजूद है, जिसमें मुज़ाफ़ाती है, रबी है, शरीफ़ा और दीगर खजूर हैं। इसके अलावा जो महंगा इस टाइम अजवा है, जो यकीनन हर शख्स के, हर मुतवस्ता तबके के बस में नहीं है कि वो खजूर खाए, लेकिन जो यहाँ पे जो दस्तयाब खजूर हैं उसमें ये है कि 500 से 450, 350 में खजूर का फ़ी किलो दस्तयाब है। और शहरी यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इस टाइम शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में हमने देखा खजूरों की बड़ी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और शहरी ख़रीदारी में मसरूफ़ है। चलें जी, ज़बरदस्त। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी तरह की खजूरें दस्तयाब हैं। अपने हिसाब से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ख़रीदिए और उसको अपने दस्तरखान की लाजमी तौर पर जीनत बनाइए और वैसे भी खाया करें। बड़ा एक ज़बरदस्त चक्कर है। अच्छा, अब हम ज़रा तस्करा करने जा रहे हैं। वैसे तो देखें दस्तरखान पे हम भले आपको कह दें कि आपने सिर्फ खजूर खानी है, फ्रूट खाना है, ये खाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक समोसे ना हों। हाय 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 हाय, समोसे का तस्करा किया, मुंह में खुश्क, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। बिल्कुल तो, एक दो से तो काम नहीं चलेगा। हाँ। और गर्मा गर्म अगर समोसे हो तो फिर ज्यादा से ज्यादा खाई जाती है। चटनी में कौन से वाली? मिंट चटनी के साथ किसी, हाँ, पुदीने वाली चटनी। वैसे अच्छा, पंजाब वाली साइड में तो एक मीठी चटनी होती है और एक वो जो छोले वाली चटनी होती है वो बहुत मजे की होती है। तो वो एक अलग से इंग्रेडिएंट होते हैं इसके साथ। अच्छा, लेकिन इसका मरहला बड़ा मुश्किल होता है। अगर खास तौर पे अगर आप घर में बनाए ना तो खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है समोसे बनाना, क्योंकि उसकी जो समोसा पट्टी होती है उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, मुझे आज पता चला देख के कि उसको मांडा कहा जाता है। हाँ, मुझे भी आज पता चला था। पता ही नहीं था। मैं तो समोसा क्या चाहिए, समोसा पट्टी, जिंदगी आसान, समोसा पट्टी घर में लाके फ्रीजर में रख दिया, उसके बाद मिलती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि घर में भी अगर हम बना लें तो बेहतर है। लेकिन घर में कैसे बनाई जा सकती है? क्यों मुश्किल है? नो डाउट होता तो इस तरह से तो आप साथ मिलके बनाया करें ना घर वालों के साथ। नहीं, लेकिन वैसे बहुत मुश्किल है ना, तरीका सीखना भी बहुत मुश्किल काम है ना उसका। तो तरीका सीख लेते हैं कैसे बनाई जाती है। दहकती भट्टी पर बड़े से तवे पर तैयार होती ये रोटी नहीं बल्कि वो मांडा है जिसके बगैर समोसे और रोल का तस्वुर ही मुमकिन नहीं। रमजानुल मुबारक में मांडों की मांग में कई गुना इजाफा हो जाता है। मांडों की तैयारी हो या फिर पूरी पैमाइश के साथ कटिंग, हर चीज में महारत दिखाई देती है। इसमें नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर मशीन में डाल के इसको मिला के फिर इसके पेड़े करते हैं, फिर इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ढल जाता है फिर इसकी टिक्कियां बेलते हैं, फिर तेल लगता है ऊपर। मांडों में भरा जाता है मसाला और कीमा और फिर तैयार हो जाता है रोल और समोसा। दिखने में आसान लेकिन मांडों की तैयारी इंतहाई मेहनत तलब है। घरों में खवातीन के लिए बाजारी मांडे रोजों में किसी नेमत से कम नहीं। बस मसाला भरा और समोसे और रोल तैयार। कैमरामैन ज़िशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। माशाल्लाह, आप ये देखें कि किस तरह से आपने सीख लिया होगा, उम्मीद है। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो मांडा बन रहा था, मतलब अच्छा खासा साइज था उसका। जब आप घर जाके बनाने वाले? ट्राई करने, बनाने वाले नहीं है, खरीदने वाले हैं भाई, क्योंकि अगर बनाना होता है तो ये सारा कुछ दिखाने की क्या जरूरत थी। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओके जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है शाम रमज़ान में। अच्छा, हम कुछ बात करते हैं खाने पीने से मुताल्लिक भी, ऑब्वियसली बात करते हैं, वो ज़रूरी है इफ्तार से पहले, लेकिन कुछ आवामी मसाइल हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद और वहाँ पर है जनाब एक नादरा का मेगा सेंटर।
अच्छा, ये मेगा सेंटर इसलिए कायम किए गए थे कि वहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन होता है, लोग वहाँ पर जल्द अज जल्द अपना काम करवा के निमट जाते हैं, और जो छोटे छोटे सेंटर्स थे उनको बंद करके ये किया गया। अब वहाँ पर है एक ओवरहेड ब्रिज। अच्छा, इस जो ये मेगा सेंटर के आप अभी भी आप जाके इसके पास देखें तो वहाँ पर लोगों का एक जंबे गफीर मौजूद होगा, रश लगा हुआ होगा, लाइनें लगी हुई होंगी, और ये 24 घंटे यही सिचुएशन देखने को मिलती है, रात को भी और सुबह में भी। अब वहाँ पर है ये कि ओवरहेड ब्रिज क्रॉस करके बहुत से लोग जाते हैं, जाहिर है इस्तेमाल तो करना है, रोड क्रॉस कर नहीं सकते, तो वहाँ पर जनाब वो उसकी हालत बड़ी दगरगू है, बहुत ही जो है खस्ता हाल है इस वक्त ये जो ओवरहेड ब्रिज है। इसके अंदर हम ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसके स्टेप भी गायब हैं, यानी कि कोई ऊपर से जाते हुए हुड़ुप करके नीचे भी जा सकता है, तो ये बड़ा और अगर रात का अंधेरा हो और आप ये देखें। अच्छा, अब हमारे यहाँ अलमिया ये कि अगर कोई चीज़ बन भी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या कुछ भी अवामी उसके लिए, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का ख्याल तो रखा ही नहीं जाता। मेंटेनेंस तो इन पे है, लाजिम है ही नहीं कि मेंटेनेंस भी उसकी रखनी है, चाहे उसे जितने मर्जी नुकसानात होते जाएं, वो वैसे की वैसे अपनी जगह पर मौजूद है। बंदा नीचे से जाए तो भी खतरे में, ऊपर से जाए तो भी खतरे में। हाँ जी, तो बड़ी अबतर सूरत हाल है। तो अफजल परवेज बताएंगे अब क्या सूरत हाल वहाँ। देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस और शहरी इदारों की जानिब से ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए थे। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाई जाने वाले पेडिसल ब्रिज इस वक्त खस्ता हाल नज़र आते हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नौ ताज़ाबाद सकी हसन और हैदरी जाने वाले इस सड़क के दरमियान, जहाँ एक पेडिसल ब्रिज खस्ता हाल नज़र आ रहा है। इसकी जो मुकम्मल तौर पर सीढ़ी है टूट चुकी है। इस वक्त शहरियों को जो हादसा के अलावा गिरने के भी चांस होते हैं, लेकिन एक सपोर्ट होती है, इस सपोर्ट को अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। ये लगे हुए थे, ये तोड़ दिए सब, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। यहाँ से आगे जाएंगे आप, स्टेप टूटे हुए गिरे भी है लोग वहाँ से। जो सपोर्ट है दूसरी जानिब उसकी मुरम्मत करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। लोग चढ़ेंगे, पकड़ के ही चढ़ेंगे, साहब ने सहारा तो उनको चाहिए ना ऊपर चढ़ने के लिए, तो मगर उधर को गिरेंगे तो गाड़ियाँ आती जाती हैं, कोई ना कोई तो जान से जाएगा ना। इनको चाहिए बनाने स्पॉट दें चीज़ों की। शहरी शिकवा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर इंतज़ामिया को चाहिए कि पेडिसल ब्रिज की फौरी तौर पर मुरम्मत की जाए ताकि शहरी बाआसानी पेडिसल ब्रिज को इस्तेमाल कर सके। इस पर आप कमेंट करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि एक फायदा हो सकता है कि गिरने की सूरत में ज्यादा जल्दी नीचे पहुंच सकते हैं। वो कहते हैं गिरेंगे तो ऊपर से कोई गाड़ी भी तो गुजर सकती है। अच्छा, यानी कि गिरने से चोट नहीं लगेगी। चले, ये इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए जो ओवरहेड सड़क पे चलने की, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़क पे चलने की सूरत में कोई गाड़ी उन्हें टक्कर ना मारे, ऊपर से गिरने की सूरत में जिम्मेदारी इनकी नहीं। हाँ जी, सही है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात बैठे बैठे आगे बढ़ते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहाँ के सिरी पाए तो बहुत मशहूर है। अच्छा। सिर्फ सिरी पाए ही नहीं मशहूर, बल्कि हाँ चिड़े भी मशहूर है, उसके अलावा नान चने भी बड़े मशहूर है वहाँ के। बहरहाल अब वहाँ की सरदाई भी मार्केट में आ गई हुई है, जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। कल की तरह का एक मुतालबा फिर से सामने आया, तो गुलाम फरीद हमें बता रहे हैं। गुजरांवाला के शहरी अफ्तारी में तवानाई हासिल करने के लिए सरदाई को खास अहमियत देते हैं। यही वजह है कि रमजानुल मुबारक में रोजा अफ्तार करने के लिए शहरी सरदाई के ठेलों पर पहुंच जाते हैं। रमजान शुरू हो गया है, जिसके हवाले से सरदाई एक मुफीद चीज़ है जिस्म के लिए। सारे दिन की जो जिस्म की थकावट है या जिस्म में जो कुव्वत कम हुई है, ताकि वो सरदाई पी के हम कुव्वत अपनी पूरी कर सके। रमजान में माशाल्लाह हर रोज हम इधर से शरदाई लेके जाते हैं, और ये शरदाई पीने से आपको पता है जिस्म में ताकत आती है। दुकानदार का कहना है हम लोग पहले इसमें बादाम डालते हैं, फिर खशकार डालते हैं, फिर इलायची डालते हैं, फिर 4 मगर डालते हैं, और रमज़ान के लिए लोग बड़े दूर से आते हैं। बड़ा ये ठंडक पैदा करती है, बड़ी ताकत देती है। बादाम, 4 मगज, इलायची से तैयार होने वाली सरदाई को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। अफ्तारी का वक्त सरदाई का इस्तेमाल न सिर्फ फरखत बख्शता है बल्कि तवानाई भी मुहैया करता है। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, AR1 न्यूज़ गुजरांवाला। लेकिन ये हेल्दी कितनी है ये सोचें आप। अगर ओरिजिनल है तो, अगर पता चले ऊपर से पानी तार तार के दे रहे हैं तो फिर तो बस ये है कि हो गया काम। चलें जी, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। कल जिंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शादरी आबाद।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।